Hello guys, this is your economics lecture with Meena Yadav, Commerce. Today we will discuss about the topic of credit and money control by the RBI. हमारे सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी को कंट्रोल करते हैं। ये क्या था, ये लास्ट फंक्शंस था किसका, सेंट्रल बैंक का। ठीक है, लास्ट फंक्शन है जो कि हमने आपको बाकी फंक्शंस के अलावा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा फंक्शन है ये भी। एक तरीके से क्या है, एक फंक्शन ही किसका, आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, कि मनी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, कि मनी सप्लाई और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आज की इस वीडियो में हम यही फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन आवर लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक फंक्शंस। ऑन आवर लास्ट वीडियो we will discuss about the banking, commercial bank, ठीक है, and features of commercial banks। और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमारा बैंकिंग चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई किस तरीके से करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करके जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मनी के सप्लाई को, क्रेडिट को। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड वन इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है। क्या चेंज होती है, अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट चेंज होती है। ठीक है, और यहाँ ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पर डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, कि जो अमाउंट वहाँ जा रही थी उस एरिया में, उसको इस तरफ मोड़ करके दूसरी तरफ लगा दिया जाता है, डायरेक्शन चेंज। और यहाँ पर हम अमाउंट चेंज करते हैं, रेट चेंज करते हैं, कि कितने अमाउंट कहाँ, कितने अमाउंट कहाँ, कितना परसेंटेज कहाँ, इस तरीके से। लेकिन रफली लैंग्वेज अगर हम कहें तो इसमें सिर्फ अमाउंट चेंज होती हैं, और इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। पैसा उतना की उतना है, अमाउंट उतनी की उतनी है, सिर्फ डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज बैंक रेट। बैंक रेट को जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। ठीक है, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। अब देखिए बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले कि ये है आम पब्लिक, ये है कोई कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में हमने ले लिया एसबीआई, और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। अब देखिए, अगर आरबीआई ने एसबीआई को लोन प्रोवाइड किया है, कितने परसेंट से, 10% से। क्या करेगा भाई, आरबीआई ने एसबीआई को लोन दे दिया 10% की रेट से, तो ये क्या करेगा, ये 10% की रेट से इंटरेस्ट, लोन वहाँ गया तो इंटरेस्ट कहाँ गया, इधर इंटरेस्ट डिपॉजिट कराएगा, ऑब्वियसली बात है, लोन लिया है एसबीआई ने। ठीक है, और आगे देखिए क्या करता है एसबीआई, क्या करता है, उसी लोन को किसको दे देता है, पब्लिक को। कितने परसेंटेज की रेट से, 12% की रेट से। ठीक है, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक एसबीआई को डिपॉजिट कराएगी, क्या, इंटरेस्ट कितने रेट से, 12% की रेट से। समझ में आया फर्क। ठीक है, बैंक रेट देखेगा, बैंक रेट ये वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लीड्स टू मनी, ठीक है, मनी लोन पे देती है, और कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को मनी लोन के ऊपर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेट है, जो बैंक रेट है, डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। यहाँ पर अपना 2% मार्जिन बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है भाई, 10% की रेट से इसने इसको लोन दिया, इसने 10% की रेट से क्या इंटरेस्ट डिपॉजिट कराया। ठीक है, और वही का वही लोन अगर एसबीआई क्या करेगा, पब्लिक को अगर देगा तो कितने परसेंटेज की रेट से, 12%। 10 और 12 में फर्क दिख रहा है आपको, 2% मोर रेट से क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा अनदर पब्लिक को, आम पब्लिक को, और पब्लिक उसको उस पर 12% की रेट से क्या कराएगी, डिपॉजिट कराएगी इंटरेस्ट। दैट मीन्स बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देते हैं, और कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को लोन देते हैं। और जो बैंक रेट होती है कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पैसा अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंट्रोल करना है, पैसे को क्या करना है, श्रिंक करना है, कम करना है इकोनॉमी में से,
तो बैंक क्या करेगा, इस रेट को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा? ध्यान से सोचो, क्या करेगा बैंक, आरबीआई इस रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देगा। 10 के बजाय 12% वो यहाँ देगा और ये 12 के बजाय 14 या 15% आम पब्लिक को देंगे, ठीक है। और इससे लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में पैसा अपने आप श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, दैट मीन्स पैसा बहुत कम है, पैसा बहुत कम है, तो इस रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि इकोनॉमी के अंदर डिक्रीज करेंगे, यहाँ 8% हो जाएगा, यहाँ 10% हो जाएगा, तो लोग इंक्रीज होंगे इस लोन को लेने के लिए और इकोनॉमी के अंदर पैसा प्रोवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? बैंक रेट होता क्या है और उससे आरबीआई कैसे पैसे को कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है तो इस रेट को क्या कर देगा, इस रेट को और भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इंक्रीज ही करेगा। अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इस रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत कम है, ठीक है, ज़रूरत से भी कम है, तो उसको पैसे का फ्लो करने के लिए क्या करेगा, इस रेट को डिक्रीज कर देगा। तो बैंक रेट समझ में आया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं, देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लें, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, क्या है ये, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, सेम एज इट इज गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करता है आरबीआई, किसकी परमिशन से, गवर्नमेंट की परमिशन से। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की परमिशन से ओपन मार्केट के अंदर इन सिक्योरिटीज़ की परचेजिंग और सेलिंग करता है, ठीक है, परचेजिंग और सेलिंग, ठीक है। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि सिक्योरिटीज किसकी हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स किसी कंपनी के होते हैं, सेम एज इट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होती हैं। अब अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है तो इन सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगा, खरीदेगा या फिर बेचेगा। अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई इन सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, खरीदेगा या बेचेगा। ऑब्वियसली बात है, क्या करेगा, क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। क्या करेगा, बेच देगा, ठीक है। खरीदेगा या बेचेगा, बेचने से क्या होगा, बेच दिया उसने और पैसा ले लिया, सिक्योरिटीज दे दी लोगों को और पैसा किसके हाथ में आ गया, आरबीआई के हाथ में। तो पैसा धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। समझ में आ रही बात? और इकोनॉमी के अंदर बहुत कम पैसा है और इकोनॉमी के अंदर आरबीआई ने क्या करना है, मनी का फ्लो करना है, मनी बहुत ज़्यादा फ्लो करना है, क्योंकि पैसा बहुत कम है। तो क्या करेगी, सोशल सिक्योरिटीज़ को आरबीआई क्या करेगी, खरीदेगी या बेचेगी। ऑब्वियसली बात है, क्या करेगी, खरीदेगी, लोगों से सिक्योरिटी लेगी और पैसा उनको देगी, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो हो सके। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर आरबीआई गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी परचेजिंग और सेलिंग करती है, ठीक है। वो मनी के अकॉर्डिंग करती है कि इकोनॉमी के अंदर मनी ज़्यादा है या फिर कम। समझ में आया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं लीगल रिजर्व रेशो की। लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो वैसे तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, कि ये वो रेशो होता है जिसमें बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास एज ए सेफ रख लेता है, लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। जैसे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने हैं, हमने बताया था आपको कि 100,000 का 20% को अपने पास रख लेता है, दैट मीन्स कितना रख लिया उसने, 200 रुपये। 20% कितना आएगा, 200 रुपये, और 800 रुपये उसके पास बस के वो लोन में दे देगा, ठीक है, लोन पे चढ़ा देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये 200 रुपये जो बैंक ने अपने टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर भी हमने समझाया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशियो है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और अनदर वन है स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, दैट मीन्स SLR। Legal reserve ratio is also two type. First is cash reserve ratio, CRR, और second is the SLR, strategy liquidity ratio। अभी देखिए दोनों क्या है। जो आरबीआई ने सर कमर्शियल बैंकों ने अपनी टोटल डिपॉजिट्स का जो 20% अपने पास सेफ रखा था, ठीक है, उसमें से भी 20% कितना रखा था उसने, 200 रुपये। 20% 200 रुपये आया था, 20%, ठीक है। देखो 1000 का 20% 200 रुपये जो कमर्शियल बैंकों ने अपने पास रखा था, उसमें से क्या करेगा वो, हाफ पैसा, हाफ मतलब कुछ रेट, उसमें से कुछ पैसा
हाफ जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ पैसा वो CRR में रख देगा, कुछ पैसा SLR में रख देगा, ठीक है। ये हमारा है कैश रिजर्व रेशियो, दैट मीन्स कुछ पैसा निकाल करके उसको अपना कमर्शियल बैंकों ने जो 20% LRR के अंदर जो पैसा डाला था उसका कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज वो रिजर्व बैंक के पास क्या कर देगा, सेफली रख देगा। सपोज करो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़, उस 200 में से उसने 100 रुपये निकाले कमर्शियल बैंक ने और रिजर्व बैंक के पास सेफ रख दिए कि आप हमारा ये पैसा अपने पास सेफ रख लो। क्या कहेंगे उसको, कैश रिजर्व रेशियो। और ये भी रेशियो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक। कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक। समझ में आ रही बात। और SLR देखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट मीन्स कुछ पैसा, इस 200 रुपये का कुछ पैसा, जैसे 100 रुपये यहाँ चले गए, 100 रुपये यहाँ चले जाएंगे, 100 रुपीज़, ठीक है, कुछ पैसा वो अपने पास एज ए लिक्विडिटी के लिए क्या कर लेगा, रख लेगा। एज ए लिक्विडिटी अपने पास क्या कर लेगा, रख लेगा। समझ में आ रही बात। जो लीगल रिजर्व रेशियो जो RBI ने डिसाइड किया था उसका कुछ परसेंटेज वो RBI के पास डिपॉजिट करा देगा, कुछ पैसा अपने पास एज ए लिक्विड में अपने पास क्या कर लेगा, रख लेगा। उसको हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। और ये दोनों ही रेट कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लीगल रिजर्व रेशियो भी कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम पैसे का देखते हैं, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है कम है। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो इस रेट को बढ़ा देगा या कम करेगा, ऑब्वियसली बात है इस रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, 20% से इंक्रीज करके वो 30 या 40% कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या तो वो ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेगा एज ए लिक्विड के रूप में, या फिर कुछ पैसा CRR में डिपॉजिट कराएगा, ठीक है। कहाँ डिपॉजिट कराएगा, RBI के पास। और उसके पास कितना पैसा बच जाएगा, ऑब्वियसली बात है अगर वो लीगल रिजर्व रेशियो को 20% से बढ़ा करके 50% कर देता है, ठीक है, तो दैट मीन्स 500 रुपये तो उसके पास बच जाएंगे और 500 रुपये वो RBI के पास डिपॉजिट करा देगा। उस 500 में भी हो सकता है 250 रुपये अपने पास रख लिए SLR के लिए और 250 रुपये CRR में RBI के पास डिपॉजिट करा दिए। उसके पास कितने बचे, 500 रुपये। उस 500 रुपये को लोन दे सकता है। अगर वो 20% है तो लोन कितना दे सकता है, 800 रुपये आम पब्लिक को। तो पब्लिक के पास तो पैसा ही पहले ही बहुत है और भी लोन दे देगा वो। समझ में आ रही बात। तो अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत है तो लीगल रिजर्व रेशियो के रेट को या इन दोनों के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है तो इन दोनों के रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ताकि इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो हो। तो समझ में आया, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, अमाउंट, रेट, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है और मनी को कंट्रोल किया जाता है। अनदर वन डिस्कस करते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज नहीं करनी है, परसेंटेज चेंज नहीं करनी है, हमने क्या चेंज करनी है, उस पैसे की डायरेक्शन को चेंज करना है हमने, ठीक है। पैसा उस दिशा उस में जा रहा था, उस एरिया में हमने इस एरिया में भेज देना है, ठीक है। देखिए क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का देखिएगा मतलब क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये वो रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हम SBI के पास लोन लेने के लिए गए, अगर हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो बैंक क्या कहेगा, मुझे मेरे पास तो भाई मैं कैसे यकीन कर लूँ आप पे, मैं 10 लाख रुपए का लोन आपको कैसे दे दूँ, तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा मेरे पास। समझ में आ रही बात। अगर मैं 10 लाख का लोन लेने के लिए 10 लाख का लोन लेने के लिए बैंक के पास जाती हूँ तो बैंक मेरे से कम 12 लाख की सिक्योरिटी की कोई भी अमाउंट, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के पेपर हो या फिर लैंड के पेपर हो, ठीक है, तो वो एज ए सिक्योरिटी अपने पास उस पेपर्स को रखेगा जब तक कि मैं उस 10 लाख रुपए के लोन को वापस नहीं कर दूं। और सिक्योरिटी क्यों रखेगा वो, ऑब्वियसली बात है कल को ना मैं अगर ये 10 लाख बैंक को वापस ना करूं तो बैंक को तो लॉस हो गया ना, ठीक है, बैंक क्यों लॉस लेगा, इसलिए वो एज ए सिक्योरिटी जितने अमाउंट का मैं लोन ले रही हूँ उससे ज़्यादा का पैसा अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखेगा, उससे ज़्यादा की अमाउंट की कोई भी चीज़, ठीक है, जो कि लोन लेने वाले के लिए कॉस्टली है, उस चीज़ को वो रख लेगा। अगर मैंने लोन वापस नहीं किया तो उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिएगा, सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ती है हमें, ठीक है। बीच में गैप कितने का रह गया, यहाँ पर 2 लाख का गैप रह गया, मतलब अमाउंट, और इस 2 लाख को हम क्या कहेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इकोनॉमी के अंदर देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आया। गैप कितने का, 10 लाख का लोन लेने के 12 लाख की एज ए सिक्योरिटी को पेपर बैंक ने रख लिया, गैप कितने का, 2 लाख का। 2 लाख क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा या फिर
कम कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्या कर दिया जाएगा, 10 लाख का लोन लेने गए, 15 लाख की यदि सिक्योरिटी रखवा ली तो लोग क्या करेंगे, कम लोन लेने के लिए आएंगे। तो इस रेट को क्या कर दिया जाएगा, मार्जिन रिक्वायर्ड रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत है, ताकि पैसा कम करना है हमने, ठीक है, आरबीआई ने कम करना है, तो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब इनका गैप ज़्यादा कर देगा। 10 लाख का लोन लेने के 15 लाख की सिक्योरिटी रखवा ली बैंक ने, ठीक है, बढ़ गया ना। ठीक है, तो ताकि वो लोन ना ले पाए। और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है तो इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, यहाँ पर 2 लाख की बजाय वो 1 लाख रख लेगा। 10 लाख का लोन लेने के लिए गए और उसने शायद 11 लाख रुपए एज सिक्योरिटी रखवा ली, तो लोग क्या सोचेंगे, चलो लोन ले लेते हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रखवा रहा है, दैट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रखा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आया, पैसे का फ्लो या कम करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है हम इसको, वो भी समझ में आया। अब अगले के ऊपर हम मूव करते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है पैसे की राशनिंग करना। राशनिंग करना दैट मीन्स कोटा डिसाइड करना पैसे का, कितना पैसा एग्रीकल्चर को जाएगा, कितना पैसा एजुकेशन सेक्टर को जाएगा, कितना पैसा इंडस्ट्री को जाएगा, कितना पैसा बैंकों को जाएगा, कितना पैसा सोशल वेलफेयर में जाएगा। मतलब टोटल पैसे का क्या कर देना, राशनिंग कर देना। इससे ज़्यादा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। अगर बैंकों को लोन के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे, और वो सिर्फ उनके पास एक लिमिट रहेगी कि इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब बैंक के पास लिमिटेड पैसा आया तो बैंक आम पब्लिक को लोन इससे ज़्यादा देगा कैसे, समझ में आ रही बात। ठीक है, मतलब क्रेडिट के क्या कर देना, राशनिंग कर देना, कोटा डिसाइड कर देना। जैसे नॉर्मली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है तो उसमें राशनिंग कर देते हैं, एससी वालों के लिए इतनी सीट है, बीसी वालों के लिए इतनी सीट है, जनरल वालों के लिए इतनी सीट है। ठीक है, जिसको चाहिए वो जो अप्लीकेबल होती हैं उनको जॉब मिल जाती है और वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, बैंक भी, आरबीआई भी, जहाँ जहाँ पैसा जाना है वहाँ एक राशनिंग मतलब कोटा डिसाइड कर देता है कि आपको या फिर सारे बैंकों को मिला करके कि आपको इससे ज़्यादा पैसा एज ए लोन नहीं मिलेगा। जब बैंकों को लिमिटेड मिलेगा तो बैंक पब्लिक को भी लिमिटेड ही देगा। ठीक है, तो उसका भी यूज़ वो अपने इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है ज़्यादा है उसी तरीके से यूज़ करेगा। समझ में आया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। लास्ट में बचता है कि मोरल सजेशंस। लास्ट में बचता है मोरल सजेशन। मोरल सजेशन का मतलब होता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए सजेस्ट करता है। ठीक है, क्या कहता है कि भाई जो रूल मैंने बनाए हैं आप उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो, जो रूल मैंने बनाए हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप पैसा लोन पे दे सकते हो, जो रूल मैंने बनाए हैं, जो रेट मैंने डिसाइड किया उसी रेट के अकॉर्डिंग काम करो। और अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन। पहले तो प्यार से समझाता है वो मोरल सजेशन, ठीक है, और नहीं समझाता है तो फिर डायरेक्ट एक्शन, दैट मीन्स उस बैंक का लाइसेंस भी क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थे गाइस आज हमने पढ़े कि क्रेडिट, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने के ऐसे कौन से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई यूज़ करते हैं मनी को कंट्रोल करना, मनी को कम करना है या ज़्यादा करना है। दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करता है पैसे को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका फ्लो ज़्यादा करने के लिए। ये था हमारा बैंक चैप्टर, और बैंक चैप्टर हमने हमारी 3 वीडियोज़ के अंदर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी अच्छे से वीडियो बना करके हमने डाल दी हैं और आपकी क्लियर भी हो गई। ठीक है, सो गाइस अगर आपने पीछे की वीडियोस अनदर किसी चैप्टर की नहीं देखी हैं तो आप उस चैप्टर की भी देखिए। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है 12th वालों के लिए। अब हम नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारी बुक है इंडियन डेवलपमेंट फॉर द 12th क्लास इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू।